जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, अर्जुन ने दरवाज़ा खोला। अचानक अपने माँ बाप को देखकर वह बहुत खुश हो गया। उन्हें चाय नाश्ते के बाद उनसे आने की वजह पूछी तो पता चला कि उसकी माँ शोभा जी बीमार हैं और उन्हें अस्पताल में कुछ टेस्ट करवाने हैं। अर्जुन का ऑफिस था, इसलिए दोनों माता पिता अकेले ही अस्पताल के लिए रवाना हो गए। रास्ते में रेड लाइट पर उनका ऑटो रिक्शा रुका तो शोभा जी की नज़र सड़क के दूसरे किनारे पर गई। शोभा जी ने जो कुछ वहाँ पर देखा उससे उनकी सांसें थमकर रह गई थी और बदन कांप गया। शोभा जी हाथ में आरती की थाली लिए सामने खड़ी अपनी खूबसूरत सी बहू पर बलिहारी जा रही थी। क्यों ना बलिहारी जाती। पूरे गांव में सबसे सुंदर और पढ़ी लिखी बहू उनके घर में आई थी। हालांकि शोभा जी की ऐसी कोई चाहत भी नहीं थी। वह खुद एक सीधी सादी ज़िंदगी गुजारने वाली औरत थी, इसलिए वह अपने आने वाली बहू में यही सादगी का गुण चाहती थी। लेकिन नसीब में जो लिखा हो वही तो मिलता है। उनका अपना एक इकलौता और लाडला बेटा अर्जुन, जो सबकी आँख का तारा था। पढ़ाई लिखाई में तो वह भी कम नहीं था, इसीलिए उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी ज़िंदगी की साथी भी अच्छी पढ़ी लिखी हो। जगदीश बाबू अर्जुन के पिता पहले फूले नहीं समा रहे थे। आरती के बाद बहू का गृह प्रवेश कराया गया। चारों तरफ खुशी का माहौल फैला हुआ था। देर रात तक महफिल जमी रही, रस्में अदा होती रहीं, खाना पीना भी चलता रहा। रात के 3 बजने पर शोभा जी को ख्याल आया कि बहू बहुत थक गई होगी, इसलिए उसे उसके कमरे तक पहुंचा आई। शोभा जी के अपनी कोई बेटी तो थी ही नहीं, ना ही और कोई बेटा था, इसलिए उनका सारा प्यार अब अपने बेटे के साथ साथ बहू पर निछावर हो रहा था। शोभा जी के घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि जगदीश बाबू खुद एक ज़मींदार थे और उनके पास अपनी ज़मीनें इतनी थी कि उनकी आने वाली 7 नस्लें भी बैठकर खा सकती थी। हालांकि उन्होंने बेटे को पढ़ाया तो, लेकिन उसे अपने से दूर न रहने दिया। बेटा रोज़ सुबह शहर जाता और शाम को अपनी गाड़ी से ही वापस आता था। हर तरह का ऐश आराम अर्जुन की ज़िंदगी में था। वह जानता था कि उसके माँ बाप उसे इतना प्यार करते हैं कि उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। शादी को भी 1 हफ्ता ही गुजरा था कि शोभा जी ने न जाने अपनी बहू के लिए क्या क्या सपने सजाए हुए थे। उन्होंने तो सोच रखा था कि 1 महीने तक उसको किसी भी काम में हाथ नहीं लगाने देंगी। एक दिन सुबह अर्जुन ने आकर अपने माता पिता से कहा कि उसकी पत्नी चेष्टा शहर जाकर दोबारा से अपनी नौकरी करना चाहती है। यह सुनकर तो दोनों माता पिता के पैरों से ज़मीन निकल गई। जगदीश जी कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे तो हमारे गांव में बेइज्जती हो जाएगी। आखिर उसे ज़रूरत क्या है नौकरी करने की? उसे इस घर में किस चीज़ की कमी है? अर्जुन अपने माँ बाप की बातें चुपचाप सुन रहा था। फिर उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें समझाने की कोशिश करने लगा कि माँ, ऐसा नहीं है, यहाँ हमें किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ हो ही नहीं सकती, लेकिन मैं आपका बेटा हूँ और वह आपकी बहू है। इतने बड़े ओहदे की नौकरी वह यूं ही तो नहीं छोड़ सकती ना, उसका भी एक मान सम्मान है। आप दोनों बात को समझने की कोशिश कीजिए। शोभा जी बिल्कुल खामोश थीं और एकटक अपने बेटे के चेहरे को देख रही थी। उनकी सब समझ में आ चुका था। वह कुछ नहीं बोली और खामोशी से उठकर किचन में चली गईं। जगदीश जी भी सर झुकाकर खामोश होकर बैठ गए। थोड़ी ही देर बाद जब कोई बात नहीं निकली तो अर्जुन भी उठकर चला गया। रात को जब शोभा जी सोने के लिए अपने कमरे में आईं तो जगदीश जी जाग रहे थे। वह आंखें खोले छत को देख रहे थे। शोभा जी फ़ौरन समझ गईं कि आज जगदीश जी का दिल बहुत बेचैन है। और क्यों ना होता, जो बच्चा उनकी आंख का तारा था, आज वह अपने बीवी के कहने पर अपने माँ बाप को सही और गलत समझा रहा था। शोभा जी जगदीश जी के पास आकर बैठी और धीरे से बोली, क्यों परेशान हो रहे हैं? अब पढ़ी लिखी बहू लाए हैं तो भुगतना तो पड़ेगा ही। जितना प्यार हमारे अपने दिल में सामने वाले के लिए होता है, इसकी शर्त नहीं कि वह भी बदले में हमें उतना ही प्यार दे। जब हमारा अपना बेटा ही इस बात को नहीं समझ पा रहा तो दूसरे को क्या दोष देना। आजकल के पढ़े लिखे बच्चों को मान सम्मान, बड़े ओहदे और पैसे की ज़रूरत होती है। उन्हें प्यार और अपनेपन की कोई ज़रूरत नहीं होती। शोभा जी ने जगदीश जी से कहा, आज अगर हम उसे समझाकर या ज़िद करके रोक भी लें तो कुछ दिन बाद वह फिर ज़िद करेगी और फिर घर में इन्हीं सब बातों से कलेश पैदा होता है। अगर वहाँ वह जाना चाहती है तो उसे चले जाने दीजिए। हमें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
जवाब में जगदीश जी कुछ भी न कह सके और अपनी आंखें बंद कर लीं। शायद यही उनका जवाब था। शोभा जी रात भर करवट लिए लेटी रहीं और आंखों से आंसू बहाती रहीं। आज उनका दिल तड़प रहा था। जिस औलाद को उन्होंने एक फूल की तरह पाला था, आज वह उनसे दूर जाने के लिए मचल रहा था। जितनी तड़प शोभा जी और जगदीश जी के मन में अपने बच्चे के लिए थी, इतनी तड़प उसके दिल में अपने माँ बाप के लिए क्यों न हुई। जब उसकी बीवी ने उसे शहर जाने की बात की, उसने खुद ही उसको क्यों न मना कर दिया। यही सारी बातें शोभा जी के मन में हलचल मचा रही थी, लेकिन उन्होंने भी फैसला कर लिया था कि हम अपने बेटे बहू को अब रोकेंगे नहीं। इस तरह शादी के 1 महीने के बाद ही अर्जुन अपने गांव के साथ अपने माता पिता को अलविदा कहकर अपनी बीवी के साथ दिल्ली के एक पाश इलाके में रहने लगा। इस तरह 1 साल गुजर गया। शोभा जी और जगदीश जी ने कभी भी बेटे बहू को अपनी नाराज़गी का एहसास नहीं होने दिया। 1 साल गुजरने के बाद अर्जुन की मॉडर्न बीवी के ना चाहते हुए भी ऊपर वाले ने उनके घर एक प्यारा सा बेटा भेज दिया। अर्जुन की मैडम मॉडर्न और आज़ाद ख्याल की होने के साथ साथ एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे ओहदे पर थी। अपनी पर्सनैलिटी की फ़िक्र के चलते अर्जुन की पत्नी चेष्टा ने अपने बेटे को उसके हक़ से महरूम रखते हुए उसका काम भी बाज़ार में मिलने वाले डिब्बा बंद दूध से ही चलाया था। इन्हें अपने पति और बेटे से ज़्यादा हर वक्त अपने बॉस का ख्याल रहता था कि उन्होंने खाना और दवा समय पर ली या नहीं। अगर उनकी बीवी मायके गई है तो घर से उनकी पसंद का सारा खाना तैयार करना मैडम की सबसे पहली जिम्मेदारियों में से एक होती। आज सुबह से ही सारे शहर में सुहावने मौसम के बावजूद अर्जुन के घर में तूफ़ान का माहौल बना हुआ था। इससे पहले कि ये तूफ़ान सारे घर में तबाही मचा दे, अर्जुन दौड़ दौड़ कर अपनी पत्नी के काम में हाथ बटा रहा था, क्योंकि आज उनकी नौकरानी अचानक बिना बताए छुट्टी कर गई थी। अभी ये सारी तनावपूर्ण हलचल चल ही रही थी कि अचानक बड़े ज़ोर से दरवाज़े की घंटी बजी। सुबह सुबह दरवाज़े पर माँ और बाबूजी को अचानक आए देख अर्जुन के चेहरे पर खुशी की जगह ऐसे भाव आ रहे थे जैसे उसके सिर पर बिजली कौंध गई हो। जल्दी से झुककर अपने माँ बाबा के पैर छुए और औपचारिकता निभाते हुए अपनी माँ से कहने लगा कि आने से पहले फ़ोन कर देते तो मैं खुद स्टेशन पर आ जाता। शोभा जी कहने लगी, मैंने सोचा आज अपने बेटे को उसके घर पहुंचकर चौंका दिया जाए। अर्जुन ने अपनी पत्नी को गांव से माँ और बाबा जी के आने की खबर दी। चेष्टा जल्दी से सर पे पल्लू रखे आई और अपने सास ससुर के पैर छुए। 1 मिनट भी उनके पास ना रुक सकी। शोभा जी तो सोच रही थी कि अब उनकी बहू उनके लिए चाय नाश्ता और न जाने क्या क्या पकवान बनाएगी, लेकिन दफ्तर जाने की जल्दी में सास ससुर को बिना कोई चाय नाश्ता पूछे ही अपना बैग और बेटे को लेकर चल दी। अपने पोते युग को गोद में लेकर खूब प्यार करना चाहती थी शोभा जी। उन्होंने जैसे ही युग की तरफ अपने हाथ बढ़ाए तो चेष्टा कहने लगी, माफ़ कीजिए माँ जी, अभी मैं ज़रा जल्दी में हूँ, युग को भी छोड़ना होगा, आप इसे बाद में मिल लीजिएगा। शोभा जी खुद को बहुत ज़्यादा बेइज्जत सा महसूस करने लगी। बात चाय नाश्ते की नहीं थी, लेकिन दिख रहा था कि ओहदे और पैसे के गुरूर में चेष्टा इतनी डूबी हुई थी कि घर आए सास ससुर के लिए थोड़ी देर भी न रुक सकी। माँ ने बेटे से पूछा कि बहू पोते को क्यों साथ ले गई है, तो अर्जुन कहने लगा, क्योंकि युग अभी बहुत छोटा है, हम दोनों ही ऑफिस चले जाते हैं, इसलिए पास में युग को एक आया के पास छोड़ जाती है। वह युग का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखती है। शाम को हम उसे वहाँ से लेकर आ जाते हैं। उसके बाद अर्जुन ने माँ बाबा को ज़िद करके चाय और नाश्ता बनाकर खिलाया। बेटे को अकेले परेशान होता देख माँ बाप का दिल पसीज गया। शोभा जी अर्जुन के साथ किचन में चली गईं। अर्जुन ने कहा, माँ आप चाय बना लो, मैं कचौरी और सब्ज़ी लेकर आता हूँ। अर्जुन जैसे ही लौटकर आया, न जाने कितना सामान वह अपने साथ लाया था। उसके चेहरे पर अपने माँ बाबा के लिए खुशी झलक रही थी। जल्दी जल्दी उसने खुद सारा सामान टेबल पर लगाया और बहुत इज्जत के साथ अपने बाबा के लिए कुर्सी खिसकाई और उन्हें बैठने के लिए कहा। बस यही बात उसके माँ बाप को तसल्ली दे गई कि चलो बहू तो बहू है, बेटे ने तो इज्जत दी, बेटा भी क्या करे, आजकल की लड़कियां हो ही ऐसी रही हैं। नाश्ता करते करते अर्जुन ने सवाल किया कि अचानक दिल्ली आने का कैसे प्रोग्राम बना लिया। इससे पहले कि माँ कुछ बोलती, बाबूजी ने बताया
कि तुम्हारी माँ को हर समय पेट में दर्द रहता है। गांव के डॉक्टर ने कुछ और टेस्ट करवाने के लिए कहा जो सिर्फ दिल्ली में ही हो सकते थे। बस इसीलिए एकदम से यहाँ आना पड़ा। अर्जुन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आज तो नहीं लेकिन कल मैं छुट्टी लेकर खुद साथ आपके चल के सारे टेस्ट करवा दूंगा। लेकिन बहू का रूप देखकर जगदीश जी बेटे के घर ज़्यादा रुकने के मूड में नहीं थे, इसीलिए कहने लगे, बेटा तू फिक्र मत कर, मैं पहले भी कई बार यहाँ आ चुका हूँ। ये थोड़े से टेस्ट तो मैं खुद ही करवा लूँगा। कुछ ही देर में माँ और बाबूजी अस्पताल के सारे कागज़ संभाल कर टेस्ट करवाने के लिए निकल पड़े। अस्पताल से घर वापस आते समय जब उनका ऑटो रिक्शा लाल बत्ती पर रुका तो मैले कुचैले कपड़े पहने एक औरत छोटा सा बच्चा उठाए उनसे भीख मांग रही थी। तभी वह भीख मांगने वाली औरत उस बच्चे को गोद में लिए उनके रिक्शा के पास आई और शोभा जी के आगे हाथ फैलाने लगी। बुज़ुर्ग लोग अक्सर कहते हैं कि अपना खून अपना ही होता है। शोभा जी ने जगदीश से कहा कि ये बच्चा तो बिल्कुल अपने पोते की तरह लग रहा है। बाबूजी ने डांटते हुए कहा कि तुम भी न जाने क्या क्या सोचती रहती हो, ये भिखारी का बच्चा हमारा पोता कैसे हो सकता है। शोभा जी जगदीश सिंह की बात सुनकर चुप हो गई और ख़ुद ही मन कहने लगीं, अर्जुन के बाबा बात तो सही कह रहे हैं, भला मैं भी क्या क्या सोच लेती हूँ। तभी हरी बत्ती जली और रिक्शा आगे बढ़ गया। आज शोभा जी के कुछ ही टेस्ट हो पाए थे और कुछ टेस्ट उन्होंने 2 दिन बाद के लिखे थे। अब मजबूरी में उन्हें अर्जुन के घर पर रुकना ही पड़ा। अगले दिन फिर सुबह उनकी बहू तैयार होकर युग को लेकर निकल पड़ी। तभी शोभा जी बहू से कहने लगी कि बेटा आज युग को हमारे ही पास छोड़ देती। तो शोभा जी की बात भी पूरी नहीं हुई थी। चेष्टा अपने बालों में हाथ मारते हुए बोली, नहीं माँ जी, ये आपके बस का काम नहीं है। उसकी बात सुनकर शोभा जी से भी रहा नहीं गया। वह भी जवाब दिए बिना ना रह सकी। कहने लगी, जिस अर्जुन के साथ तुम आज रह रही हो ना, उसे मैंने ही पैदा किया है और मैंने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। ये कहकर शोभा जी ने जल्दी से जगदीश जी को आवाज़ लगाई और कहा, सुनो जी, देर हो रही है, हमें भी अस्पताल के लिए निकलना है। वह अपनी बहू को जताना चाहती थी कि हम भी तुम्हारे घर में कहीं पड़े नहीं रहने वाले। फिर जगदीश जी ने अर्जुन से कहा कि बेटा तुम अपने घर में ताला लगा लेना, हम रात तक ही वापस लौट सकेंगे। अर्जुन अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारना चाहता था, लेकिन वह मजबूर था क्योंकि उसे दफ्तर से छुट्टी नहीं मिलने वाली थी। वह कहने लगा कि माँ बाबा आप कहीं घूम लीजिए और जब आपका आने का मन हो बस मुझे फ़ोन कर देना, मैं आपको लेने खुद आ जाऊँगा। बेटे का प्यार देखकर जगदीश जी उसकी तरफ देखकर बस मुस्कुरा पाए। शोभा जी ने कहा, ठीक है बेटा। इतना कहकर वह सब घर से बाहर निकल गए। रास्ते में आज फिर शोभा जी ने उस भिखारन को देखा था। वह फिर उनके ऑटो के पास आकर रुकी। शोभा जी को वह बच्चा हूबहू अपने पोते जैसा लगता था। उन्हें उस बच्चे पर प्यार भी आता और तरस भी कि इतना प्यारा बच्चा इस उम्र में इस हालत में है। उन्होंने कुछ पैसे उस बच्चे के हाथ में दिए और रिक्शा आगे बढ़ गया। अगले दिन शोभा जी के टेस्ट होने थे, उन्हें अस्पताल जाना था। शोभा जी को फिर से उसी रास्ते से निकलना हुआ। शोभा जी को रास्ते की पहचान हो चुकी थी। वह उसी रास्ते पर चल रही थी जहां उनका ऑटो रुकता था, लेकिन आज वहां कोई लाल बत्ती नहीं जल रही थी। ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से रिक्शा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी शोभा जी की नज़र उस भिखारन पर पड़ी जो सड़क के एक तरफ खड़ी भीख मांग रही थी। शोभा जी से रहा नहीं गया। उन्होंने रिक्शा वाले से रिक्शा रुकवाया और भिखारन से अपने पास आने का इशारा किया। यह सब देखकर तो जगदीश जी भड़क गए। शोभा जी कहने लगीं कि बस 1 मिनट की ही तो बात है। जब वह भिखारन उनके पास पैसे लेने आई तभी शोभा जी की नज़र उसके गोद में लिए बच्चे के पैर पर गई। बच्चे की पैर की एक उंगली मुड़ी हुई थी। इस बात ने उन्हें चौकन्ना कर दिया। उन्होंने जल्दी से मौका देखकर अपने पर्स में रखी लिपस्टिक खूब सारी अपनी उंगली पर लेकर चुपके से उस बच्चे के पैर के तलवे में लगा दी। भिखारन इस सब पर ध्यान नहीं दे पाई। उसकी नज़र तो नोटों पर थी। उसे पैसे पकड़ाकर शोभा जी ने रिक्शा आगे बढ़ा दिया। देर शाम को जब बहू अपने बेटे युग को घर लेकर आई तो शोभा जी ने अपनी बहू की गोद में से युग को लगभग छीनते हुए अपनी गोद में ले लिया और झट से उसके पैर को गौर से देखा। अर्जुन भी ये सब देख रहा था।
अर्जुन ने जब इसका कारण पूछा तो माँ ने उसे घर के एक कोने में ले जाकर सारी बात बता दी। माँ की बात सुनते ही अर्जुन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने किसी तरह ये बात अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की। पहले तो मैडम साहिबा आग बबूला हो उठी, फिर पति के बार बार कहने पर वह पति की बात मान गई। अर्जुन ने कहा कि हमें सच्चाई की तह तक जाना होगा। रात को जब युग सो गया तो बहू ने अपनी सास के कहने पर युग के पैर के तलवे में मेहंदी लगा दी, जो पूरी रात खूब रच गई। अगले दिन बहू ने युग को तैयार किया और रोज़ की तरह उसे नौकरानी के हवाले कर अपने ऑफिस के लिए निकल गई। लेकिन आज चेष्टा अपनी गाड़ी से जाने के बजाय एक ऑटो रिक्शा में जाकर बैठ गई, जिसमें उसकी सास पहले से ही बैठी हुई थी। फिर उसकी तरह आज भी अर्जुन की माँ इस लाल बत्ती के पास जाकर ऑटो रिक्शा रुकवा दिया। थोड़ी ही देर बाद वह भिखारन बच्चे को गोद में लिए सामने दिखाई दी। अर्जुन की माँ और अर्जुन की पत्नी ने ध्यान से उस बच्चे को देखा। वह दूर था, इसलिए साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों ने उसके पास आने का इंतज़ार किया। धीरे धीरे जब वह भिखारन सड़क के किनारे आ गई तो शोभा जी ने पर्स में से 50 का नोट निकालकर उसके सामने हिलाया। पैसे देखते ही वह तेज़ी से उनके रिक्शा के पास आ गई थी और जैसे ही वह उनके पास आई, शोभा जी ने नोट वाला हाथ ऑटो के अंदर वापस कर लिया। इतने भिखारन ऑटो के पास तक पहुंची। चेष्टा रिक्शा से नीचे उतर चुकी थी। अर्जुन की माँ शोभा जी और पत्नी चेष्टा ने उस बच्चे के पैरों की तरफ देखा तो उन दोनों सास बहू के पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। जब उन्होंने देखा कि उस बच्चे के पैरों के तलवे में मेहंदी लगी हुई थी, वह कोई और नहीं बल्कि उनका अपना खून युग ही था। अब बारी थी उस भिखारन से पूछताछ करने की। पीछे पीछे अर्जुन और उसके बाबा भी आ गए थे। शोभा जी भी उतरकर उस भिखारन के पास आ गईं। इससे पहले कि भिखारन कुछ समझ पाती, शोभा जी और चेष्टा ने भिखारन को कस के पकड़ लिया था और युग को उसकी गोद से छीन लिया था। इस छीन झपट को आसपास चलते लोग भी देखने लगे तो वहाँ लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। जैसे ही लोगों को मामले का पता चला, सब ने उस भिखारन को पुलिस के हवाले करने को कहा। जैसे ही उसे पुलिस के हवाले करने की धमकी दी तो उसने झट से मान लिया कि जब आप लोग काम पर चले जाते हो तो हम आपके बच्चे को अपने साथ ले जाकर चौराहों पर भीख मांगते हैं। इतने सुंदर बच्चे को देखकर लोग काफ़ी अच्छे पैसे दे देते हैं। अब बारी थी उस नौकरानी को पकड़ने की, जिसके घर पर चेष्टा अपने बेटे युग को छोड़कर जाती थी। भिखारन को पुलिस को सौंपने के बाद चेष्टा नौकरानी के घर पहुंच गई। अचानक चेष्टा को आए देख नौकरानी घबरा गई। इससे पहले कि वह दरवाज़ा बंद करती, लेडीज़ पुलिस उसके घर में घुस गई और उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। न जाने कितने मासूम बच्चों से वो ये खिलवाड़ करती होंगी। लिहाजा शाम तक ये सारा मामला निमट पाया। घर आकर चेष्टा ने युग को जल्दी से नहलाया और उसे साफ कपड़े पहनाए। इस हादसे से सभी को बहुत बड़ा झटका लगा था। बाबूजी तो बहुत दुखी थे कि गांव के इतने बड़े ज़मींदार घराने के पोते से किस प्रकार सड़क पर भीख मंगवाई जा रही थी। एक समझदार इंसान की तरह उन्होंने अपना संतुलन बनाते हुए अपनी बहू को कहा कि हम जानते हैं कि हमारे ये सादे कपड़े देखकर तुम हमें छोटा समझ रही हो और हम लोग तुम्हें अच्छे नहीं लगते क्योंकि हम गांव के लोग हैं। लेकिन एक बात कभी मत भूलो कि कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसमें कुछ खूबियाँ ज़रूर होती हैं। बेटा, शहर में रहकर पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन किसके लिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपनी और अपने बच्चों की हिफाजत है। अगर बच्चे को अपने माँ बाप का साया ही नहीं मिल पा रहा, फिर क्या फ़ायदा? हाँ, इस बात को कैसे झुठला सकते हो कि जो बच्चे नौकरों की उंगली पकड़कर चलना सीखते हैं, वह बड़े होकर माँ बाप को सहारा कैसे देंगे? उस समय आप जैसे माँ बाप के पास अपने गमों और दुखों को लेकर रोने के सिवाय कोई चारा नहीं बचता। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा ताज़े फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते हुए अच्छा इंसान बने, तो ये तभी मुमकिन है जब छोटे बच्चों को माता पिता की छाँव में अच्छे संस्कार मिलेंगे। बहू खामोशी से सारी बात सुन रही थी। आज उसकी अकड़ ढीली हो चुकी थी, क्योंकि उसका ओहदा, उसका पैसा सब धरा का धरा रह गया होता अगर उसके बच्चे के साथ और भी कुछ बुरा हो जाता। अगर उसके सास ससुर ना आते तो ये सच्चाई उसके सामने कभी ना आ पाती और न जाने क्या अनहोनी हो जाती। चेष्टा ने अपने सास ससुर से माफ़ी मांगी और सास ससुर ने भी बड़े होने का सबूत देते हुए उसे माफ़ कर दिया।